क्या डाउट है बताइए। रूप कुमार क्या डाउट है बताइए। गुड इवनिंग। ऑल गुड ऑल फाइन बढ़िया। हरिओम। रिस्क मैनेजमेंट इन ESCORT इन स्कॉट क्या होता है? स्कॉट नहीं हो रहा मतलब? अरे भाई ठीक से तो लिखा करो यार। स्टॉक्स नहीं हो रहा मतलब? क्या नहीं हो रहा? देखो सभी बच्चे समझो, कल की क्लास का उद्देश्य ये बताना था, ठीक है, कि आपको यदि स्टॉक मार्केट में आना है, समझना, इधर देखो स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे, यदि आपको स्टॉक मार्केट में आना है, ठीक है, तो आपको अपनी रिस्क पता होना चाहिए कि मैं कितनी रिस्क लेना चाहता हूं, और उसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी रिस्क पता होना चाहिए और अपना रिवॉर्ड पता होना चाहिए कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, इतना रिवॉर्ड ले सकता हूँ। अब यदि आपने एक रिस्क ली है अनुपात में, अब ये कुछ भी हो सकती है, एक का अनुपात कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने 500 रुपए की रिस्क लेने का सोचा कि यार मैं 500 रुपए की रिस्क लेता हूँ, तो ये हो गया एक का अनुपात, और मुझे 2 अनुपात के रिस्क में रिवॉर्ड चाहिए। तो एक का 2 अनुपात क्या होता है? तो 500 यदि रिस्क लिया तो कितना चाहिए आपको? यहाँ पे आपको 1000 रुपए प्रॉफिट चाहिए। तो जब भी आप रिस्क लेते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपको रिवॉर्ड जो है वो पहले से ही सोच के रखना पड़ता है। और इस रिवॉर्ड को सोचने के लिए एक तो आप रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशो बताया उसको फॉलो करेंगे। दूसरी चीज आप क्या फॉलो करेंगे? दूसरी चीज जो मैं आपको समझा रहा था कि आपको समझना है कि आपको अपनी मनी को पहले से ही मैनेज कर लेना है ताकि आपका रिस्क मैनेज रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप स्टॉक्स को खरीदने के लिए जाएंगे, जब भी आप क्या करेंगे, स्टॉक को खरीदने के लिए जाएंगे, तो पहले से ही जो स्टॉक खरीदना है आपको, समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। मान लो आपको SBI का स्टॉक खरीदने के लिए मन किया कि यार मैं SBI का स्टॉक खरीदूंगा। अब यहाँ पे 2 प्रकार की स्ट्रेटेजी होती है, तो अभी मैंने सिर्फ इसमें से एक बताई है आपको। कौन सी एक बताई है? कि उसमें आप अपना रिस्क पहले से ही डिफाइन रखें कि आप इतना रिस्क लेंगे और यदि उससे नीचे मार्केट जाता है तो आप निकल जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है समझना, मैं आपको समझाता हूँ, सभी बच्चे देखना ध्यान से। दूसरा तरीका क्या होता है जो अभी अब मैं अपनाता हूं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा मार्केट को समझने लगा हूं, सीखने लगा हूं, सीख गया हूं नहीं बोलूंगा क्योंकि मार्केट को कभी भी कोई सीख नहीं सकता। तो अब ध्यान से सुना मेरी बात कि दूसरा तरीका क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, मेरे जैसे लोग, तुम भी करोगे एक दिन, वो देखते हैं अच्छे स्टॉक। जैसे मान लो मेरे को ये दिखा रिलायंस, अब रिलायंस टॉप से यहां तक कितना गिर चुका था? 21%। रिलायंस टॉप से 21% गिर चुका था। अब मुझे पता है कि उसका पुराना जो अच्छा लेवल है, बॉटम है, वो ये है, मुझे पता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो वापस यहीं कहीं से भी घूम के ऊपर जा सकता है, क्योंकि और ऊपर से नीचे गिरा है और 21% अच्छा फॉल है। और यहाँ पर इस दिन मुझे एक अच्छा सिग्नल मिला था, दिन बता देता हूं मैं, रिलायंस के अंदर 13 दिसंबर के अंदर मुझे एक बहुत अच्छा सिग्नल मिला था कि यहाँ निफ्टी ने भी एक बहुत अच्छा सिग्नल दिया था और रिलायंस ने भी बहुत अच्छा सिग्नल दिया था। इस दिन दिख रही है कैंडल, ये कैंडल दिख रही है हरी वाली, ये हैमर दिख रहा है आपको सबको, ये वाला हैमर दिख रहा है रिलायंस के अंदर सबको, ठीक है, ये दिख रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, जितने भी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना सर मनी मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो अब इस हैमर वाले दिन मैंने क्या किया, रिलायंस में एक पोजीशन बनाई। इस दिन मैंने पोजीशन बना ली थी, ठीक है, लेकिन पोजीशन क्या सोच के बनाई कि रिलायंस या तो यहां से ऊपर जा सकता है तो 21% का फायदा होगा मुझे, या नीचे जा सकता है। रिलायंस कहां जा सकता है? नीचे भी जा सकता है, ये मैंने पहले ही सोच लिया था। और नीचे कहां तक जाएगा? तो नीचे जा सकता है, यदि ये नीचे गया तो यहां से टपक के ये नीचे यहां तक जा सकता है, मुझे पता था। मतलब 1272 से नीचे जा सकता है 1105 तक, ये मुझे बहुत अच्छे से पता था। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल के लिए बताता हूं कि मान लो मुझे रिलायंस खरीदना था 10,000 का। कितने का? मान लो मुझे रिलायंस खरीदना था 10,000 का, टोटल रिलायंस मुझे 10,000 का खरीदना था। तो मैंने यहां पर इस जगह पर कितने का खरीद लिया? 5,000 का। इस जगह पर मैंने 5,000 का रिलायंस खरीद के रख लिया। मुझे खरीदना था 10,000 का, क्योंकि मुझे पता है रिलायंस आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, अच्छा शेयर है, बहुत बढ़िया शेयर है। तो मैंने सोचा कि यदि यहीं से ऊपर चला गया तो मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, अपनी
जो मेरे को कैपेसिटी थी बाइंग की, उसका मैंने सिर्फ 50% खरीद लिया। अब मुझे पता है कि यदि ये ऊपर गया तो मुझे फायदा हो जाएगा, नीचे गया तो मेरे पास और 5,000 रुपए रखे हैं। इसमें से ये वाले जो 10,000 थे, इसमें से 5,000 के तो मैं शेयर ले चुका था, अब मेरे पास 5,000 और रखे हैं। तो यदि रिलायंस नीचे गिरेगा, कहां तक गिरेगा, इस लेवल तक आएगा तो मैं और खरीदूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि और डिप मारेगा मैं और कैपिटल लगाऊंगा। अब मैंने स्टॉप लॉस वाली टेक्निक अपनाई क्या, जो मैंने कल आपको सिखाई वाली टेक्निक अपनाई क्या? इसके नीचे मार्केट आया तो मैंने स्टॉप लॉस लिया क्या? नहीं। क्यों स्टॉप लॉस नहीं लिया? क्योंकि अब मैं एक एडवांस लेवल पर आ चुका हूं। मुझे पता है कि रिलायंस यहां तक भी आएगा तो मुझे चलेगा, मैंने यहां भी बाय कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि यहां पे आएगा तो मैं और बाय करूंगा। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि प्राइस एवरेज हो जाएगा, और प्राइस एवरेज होकर मुझे फायदा ही देगा। फिर रिलायंस यहां से थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब खेल देखो, क्या रिलायंस इस लेवल से थोड़ा नीचे जाके यहां तक आया क्या? 1100 तक आया क्या? क्या 1100 तक रिलायंस आया? नहीं, वापस से मेरे लेवल पे चले गया। देखो, जहां मैंने खरीदा था वहीं पे है रिलायंस। रिलायंस जहां पर मैंने खरीदा था वहीं पे वापस आ गया नीचे जाके। ठीक है, और अब सोच कर देखो, यदि इस वाले लेवल को तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 बार घूम चुका है रिलायंस, यहाँ पे 3 बार घूम चुका है। कितनी बार घूम चुका है रिलायंस? यहाँ पे 3 बार, 1 बार, 2 बार, ये 2 बार, और ये तीसरी बार इसी लेवल पे आया। तो ये दीवार पर क्या लग रही है? यहाँ पे दीवार पर क्या लग रही है? दीवार पर बताइए, दीवार पर क्या लग रही है? यहाँ पर ठोकर लग रही है बार बार। तो दीवार पर ठोकर लग रही है तो ये दीवार कमजोर हो सकती है। तो यदि मैंने 5,000 का खरीद के रखा है और मान लीजिए कि ये दीवार टूटती है, तो मेरे पास पहला टारगेट ये है 1327 का, और यदि ये पूरा हो जाता है तो उसके बाद तो फिर मेरे पास एक खुला रास्ता है बहुत बड़ा, यहां तक भी जा सकता है मार्केट, यहां तक भी जा सकता है रिलायंस, यहां तक भी जा सकता है। तो 2 प्रकार की टेक्निक होती है। एक मैंने आपको कल समझाई थी, उस टेक्निक में हम क्या करते हैं, अपने रिस्क को पहले ही मैनेज कर लेते हैं कि भैया इससे नीचे आया तो मैं निकल जाऊंगा। वो शुरुआत के बच्चों के लिए होता है, ताकि आप लोग समझ पाए कि रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि फिर ऐसे भी चोट हो सकती है। देखो, फिर जब मैं नया नया था तो ऐसे भी चोट हो सकती है। कैसे चोट हो सकती है बताता हूं मैं आपको, कि जब मैं नया नया था तो मैंने अडानी को लिया था यहां कहीं, अडानी को मैंने इधर ले लिया था, अडानी को मैंने इधर ले लिया था कि चलो वापस से ऊपर जाएगा, इधर कहीं ले लिया था अडानी को। ठीक है, और अडानी को लेके इधर प्रॉफिट कमाया, अडानी को मैंने इधर लिया और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया यहाँ पे। ठीक है, और मैं चला गया 1 महीने की छुट्टी पर ऋषिकेश योग सीखने के लिए। ठीक है, योग सीखने के लिए मैं चला गया ऋषिकेश, मैंने ध्यान नहीं दिया, और अडानी जब मैं आया ऋषिकेश से तो मुझे यहाँ मिला अडानी। तो ऐसे भी हो सकता है। अब अभी भी अडानी को मैंने बेचा नहीं है, अडानी मेरे पास रखा हुआ है, अडानी मेरे पास रखा हुआ है, और अडानी वापस से मेरा प्रॉफिट में भी आ गया था। जब यहाँ पे गया था ना तो देखो इस लेवल से ऊपर आ गया था, दिख रहा है, इस लेवल से ऊपर आ गया था, प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन मैंने होल्ड कर लिया। मैंने बोला ठीक है अभी जाएगा तो जाएगा, लेकिन वापस से नीचे आ गया तो रखा है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे को यदि उस कंपनी पे भरोसा है कि चलो यार आज नहीं तो कल ये निकाल देगी, आज नहीं तो कल ये कंपनी लेवल ये वाला निकाल देगी, और जब निकालेगी तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो, हो सकता है तुम्हारे पास कम कैपिटल हो तो तुम ये वाला काम नहीं कर सकते, इसलिए तुमको स्टॉप लॉस वाला सिखाया मैंने अभी। भाई मेरे पास कैपिटल का इतना प्रॉब्लम नहीं है ना, कि मान लो मैंने 1 लाख का रिलायंस खरीद लिया, मान लो कि मैंने 1 लाख का रिलायंस खरीद लिया, मान लो मैंने यहां पर 1 लाख का रिलायंस खरीद लिया, ये जो जगह बता रहा हूं इस जगह पे मान लो मैंने 1 लाख का रिलायंस खरीद लिया। अब यदि रिलायंस नीचे आता, यदि रिलायंस नीचे आता तो क्या मैं 1 लाख का और नहीं खरीद सकता था? यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पे 1 लाख का और नहीं खरीद सकता था क्या? इजीली, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 1 लाख का और खरीद लूंगा, मैं एवरेज कर दूंगा। लेकिन क्या आप सभी मिलके इस स्ट्रेटेजी को जो मैं यूज कर रहा हूं कर सकते हो क्या? भले आपको कितना ही अच्छा बताओ कि यार नीचे आएगा तो भी जाएगा ऊपर, लेकिन क्या आप सारे बच्चे ऐसा कर सकते हो क्या? क्या आप सारे बच्चे 1,50,000 बार बार डाल सकते हो क्या? एवरेज कर सकते हो क्या? और एक स्टॉक में कर लोगे, चलो 3-4 स्टॉक लिए, फिर उसमें कैसे करोगे? उतना कैपिटल आपके पास नहीं होता है ना। वैसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है, मैं ईटीएफ में तो यही करता हूं। अभी देखो मैंने ईटीएफ चांदी बाय करके रखा था, तो अब मैंने चांदी कहां बाय किया था, देखो मैं दिखाता हूं आपको। मैंने चांदी बाय करके रखा है इधर, चांदी मेरा बाय किया हुआ रखा है यहाँ का, मैंने यहाँ का चांदी बाय करके रखा हुआ है इस लेवल का। ध्यान से देखना, ये ऊपर वाली हरी लाइन दिख रही है, एग्जैक्टली मैंने इस दिन चांदी बाय करके रखा था, इस दिन यहाँ का मेरा चांदी बाय किया हुआ रखा है, यहाँ ये जो गोला दिख रहा है यहाँ का चांदी बाय किया हुआ रखा है। ठीक है, अब ये चांदी वापस से नीचे गया, देखो ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था चांदी में, लेकिन क्या मैंने प्रॉफिट बुक किया? नहीं किया। मैंने प्रॉफिट बुक किया क्या? नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट ये था इसके ऊपर जाएगा तो मैं चांदी में प्रॉफिट बुक करूंगा। क्या हुआ? चांदी नीचे आ गया, यहां पर आ गया, चांदी यहां पे आ गया, तो मुझे लॉस दिखा रहा होगा क्योंकि मेरी बाइंग तो यहां पे है,
मेरी बाइंग तो यहाँ की है, क्या जब यहाँ पे आएगा तो मुझे लॉस दिखा रहा होगा? हाँ दिखा रहा था। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर लॉस दिखाया। लेकिन अब आज चांदी मुझे प्रॉफिट दे रहा होगा। देखो मेरी खरीदी ये गोले की है, अब मेरी खरीदी से ऊपर है ना चांदी। तो मैंने क्या किया, जब ये नीचे आया तो मैं डरा नहीं, ये जब नीचे आया तो मैं डरा नहीं। मैंने क्या किया, होल्ड किया और पैसा ऐड कर दिया उसमें। मैंने क्या किया, चांदी में और पैसा ऐड कर दिया। यहाँ पे और यहाँ पे एक बार खरीद लिया और यहाँ कहीं पे और खरीद लिया एक बार। इससे क्या हुआ, मेरी कैपिटल उसमें बढ़ गई और एवरेज हो गया। अब मुझे तो पता ही है ना चांदी कहाँ जाएगी नीचे, कितना गिरेगी नीचे। गिर, मेरा पैटर्न जैसे ही बनेगा मैं और पैसा ऐड कर दूंगा और आज नहीं तो कल चांदी ऊपर जाएगी ही। बात समझ में आ गई? तो ये दूसरी स्ट्रेटेजी होती है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। रूप कुमार एक एग्जांपल बताने, अपन इसको एक बार सारे बच्चों को करके दिखा देते हैं। स्टॉक का नाम इन्होंने स्कॉट कैपिटल रखा है। 1,10,000 का कैपिटल है इनका, 200 रुपए की रिस्क है, स्टॉप लॉस है 10 रुपए, वैल्यू इतने पे खरीदा था बट टोटल वैल्यू इतनी की आ रही है। हाँ ठीक है ना, समझ गया मैं, रूप कुमार समझ गया। अब देखो रूप कुमार ने क्या एग्जांपल लिया है कि इनकी 10,000 की कैपिटल है, इन्होंने इंट्राडे के लिए लिया है। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, कमेंट अब कोई मत करना। तो रूप कुमार ने एक एग्जांपल लिया है कि 10,000 की कैपिटल यूज कर रहे हैं ये इंट्राडे के लिए। ठीक है रूप कुमार, पहले ये बात समझ लेना, 10,000 रुपए की कैपिटल मतलब आप इंट्राडे में यूज कर रहे हो इसको। ठीक है, 200 रुपए का आपने रिस्क लेना चाहा, ठीक है कोई बात नहीं है। तो रूप कुमार ये कहना चाह रहे हैं, अपन यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना। रूप कुमार ने क्या किया, 10,000 की कैपिटल यूज की और रूप कुमार बोल रहे हैं कि मैं 200 ही रुपए का रिस्क लेना चाहता हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा कि सर 10 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है भैया आने दो। तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है मतलब हम कितने शेयर खरीद सकते हैं, तो 200 में 10 का भाग दे देंगे तो अपन कितने शेयर खरीद सकते हैं, 20। ठीक है, अब 20 गुणित, इन्होंने कहा कि सर शेयर का जो कीमत थी अभी वो है 3475 रुपए है, इन्होंने ये कहा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बराबर जब इन्होंने गुणा किया तो 3475 दुनी होता है 34 दुनी होता है 35 दुनी 70 होता है 34 दुनी 68। ठीक है, 69,000 के करीब। ठीक है, तो ये 69,500 रुपए आ गया। इतनी सबको बात समझ में आ गई, 69,500 रुपए लगने वाले हैं। ठीक है, तो रूप कुमार को इतनी बात समझ में नहीं आई होगी कि अब सर हमको क्या करना है। भैया 69,000 तो रुपए है ही नहीं। रूप कुमार यही क्वेश्चन है तुम्हारा कि 69,000 तो हमारे पास है ही नहीं, ना ही मार्जिन हमको इतने का मिल रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, इतना सड़ी सी चीज है, उसको खुद से लॉजिक लगा के भी तो समझ सकते हो यार। इतना सड़ा सा लॉजिक था, थोड़ा दिमाग खुद से भी लगाया करो। सारा ये मत सोचा करो कि सारा सर के ऊपर ही थोप देंगे अपन, इतना गधा सा लॉजिक है उसमें। देखो समझना, हमारे पास तो 10,000 है, आपने 200 रुपए की रिस्क पे ले ली, आपका लगने वाला है 69,500, जो कि मार्जिन में भी पूरा नहीं हो रहा है। तो भैया आप कुछ मत करो, आप अपने शेयर की जो संख्या है उसको कम कर दो ना। कितना सड़ा सा गधा सा लॉजिक है भाई। आप 20 शेयर खरीद रहे थे, इसमें आपका 69,500 लग रहा था, गधा लॉजिक है। आप क्या करो, आप 20 शेयर की जगह भाई जितनी अपनी रिस्क में आ रहा है, जितने अपने कैपिटल में आ रहा है उतना खरीदो ना, उसमें क्या बड़ी बात है। आप 15 शेयर खरीदो, करो गुणा सब लोग, 15 में करना गुणा, 15 में 3,475 का गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। सारे बच्चे करो जरा, 15 में 3475 का गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। 15 गुणित 3475 करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 48,650। अब बताओ कुछ समझ में आया रूप कुमार, कुछ समझ में आया भाई। हमारी उतनी रिस्क कैपेसिटी, मतलब हमारे को उतनी कैपिटल नहीं मिल रही है, इट्स ओके ना, क्या दिक्कत है यार, हम शेयर की संख्या कम कर देंगे। हम 20 शेयर ले रहे थे, वो हमारी कैपिटल में नहीं आ पा रहे, हमको मार्जिन मिल रहा है उसमें भी नहीं आ पा रहे, तो हम क्या करेंगे, हम शेयर की संख्या और कम कर देंगे। यदि इससे ज्यादा रुपए आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कम कर देंगे हम शेयर की संख्या। जब भी कैपिटल बढ़ती हुई दिखेगी कि हमारी कैपिटल मेन कैपिटल से ज्यादा कैपिटल लग रही है, तो कुछ नहीं करना है, शेयर की संख्या को लेस कर देना है। 20 शेयर आ रहे थे 15 ले लो। हाँ कोई बोल रहा है कि 52,125 आ रहा है, ये भी अभी 50,000 से ज्यादा है, तो 15 की जगह 12 शेयर कर दो, 11 शेयर कर दो, 10 शेयर कर दो, क्या दिक्कत है, 14 शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर की संख्या कम कर लो। कुछ बात समझ में आई, सबको बात समझ में आ गई आप, ठीक है। चल निफ्टी का एनालिसिस कर दूं तो पढ़ाऊंगा कब, आज पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, आज क्लास छोड़ दें क्या, बात ही करें अपन लोग, आज बात कर लें, मतलब पढ़े पढ़े लिखे नहीं क्या। चल आज की क्लास पहले समझ लो, फिर उसके बाद बाकी बात में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास जो है वो है माइंड मैनेजमेंट के ऊपर। देखो कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए होगी
वो होगी पहले मेथड। मेथड मतलब क्या होता है? पहले नंबर पे था मेथड। मेथड मतलब क्या कि आप ट्रेड किस मेथड से लेंगे। आप ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे, सपोर्ट को ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे, वो उसको बोलते हैं मेथड या सेटअप बोलते हैं उसको। ठीक है। दूसरा हमने देखा मनी मैनेजमेंट क्या होता है। तीसरा हमने देखा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। आज हम देख रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माइंड मैनेजमेंट। ये माइंड को कैसे मैनेज करना है और इसको जरूरत क्या पड़ेगी मैनेज करने की। ये माइंड क्या है, इसको मैनेज करने की जरूरत क्या पड़ेगी, और स्टॉक मार्केट में ये माइंड मैनेजमेंट बार बार क्यों बोलते हैं, साइकोलॉजी क्यों बोलते हैं बार बार। आज हम वही सीखने वाले हैं, मार्केट की साइकोलॉजी। अब ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सबके पास सेम चार्ट होता है, सेम पैटर्न बनते हैं वहां पर, ऐसा नहीं है कि तुमको अलग पता है किसी और को अलग पता है, सेम सेटअप बनते हैं, कोई अलग नहीं है। फिर भी कुछ ही लोग मार्केट से पैसा कमा पाते हैं, क्यों? कुछ ही लोग हैं जो मार्केट से पैसा कमा पा रहे हैं, बाकी सारे लोग मार्केट से पैसा नहीं कमा पा रहे। क्यों भैया, क्या कारण है? द ओनली रीजन इज साइकोलॉजी। द ओनली रीजन इज साइकोलॉजी। ये क्या है साइकोलॉजी? ऐसी क्या चीज है साइकोलॉजी जिसके कारण बहुत कम लोग पैसा कमा पा रहे हैं और बाकी लोग कमा ही नहीं पा रहे? तो इसी साइकोलॉजी को आज मैं आपको बहुत गहरे तरीके से सिखाऊंगा। इत्मीनान से बैठना, कमेंट बॉक्स में ज्यादा फालतू की बातें नहीं लिखना, कोई क्वेश्चन मत पूछना, सिंपल देखना कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं और साइकोलॉजी एक्चुअल में बोलते किसको है। ठीक है। समझना कि साइकोलॉजी है क्या, ये साइकी है क्या। ठीक है। किसी को पता है साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसी को पता है साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? प्रेजेंट माइंड स्टडी, मनोविज्ञान। ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब होता है आपके मन की स्टडी। किसकी स्टडी? साइकोलॉजी का मतलब होता है आपके मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, स्टडी ऑफ माइंड। ये जो दिमाग है इसमें कई सारी पिक्चर बनती रहती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं अकेले, थोड़ा अंधेरा हुआ है और एक दम से अचानक आपके सामने शेर आ गया। आप बढ़िया गाने गुनगुनाते हुए जा रहे थे और अचानक आपके सामने शेर आ गया। अभी आप ठीक ठाक चल रहे थे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी, सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन अभी आपके सामने अचानक से शेर आ गया। एक सेकंड पहले आपके मन की स्थिति कुछ और थी, हाँ या ना? एक सेकंड पहले आपके मन की स्थिति कुछ और थी, और जैसे ही शेर दिखा, जैसे ही शेर दिखा, आपके मन की स्थिति बदल गई। अब मन में क्या स्थिति बन गई बताइए? जैसे ही शेर आपके सामने आ गया, क्या लगेगा आपको? डर, फियर में आ जाएंगे आप, टेंशन भी होगी, घबराहट होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, पसीना छूटने लग जाएगा। क्या हुआ? एक सेकंड लगा और आपके मन की स्थिति बदल गई। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। आप बहुत दुखी हैं और बहुत सैड हैं किसी चीज को लेके। आप किसी चीज को लेके बहुत दुखी हैं, आपका मन खाना खाने का नहीं कर रहा है, पानी पीने का नहीं कर रहा है, आप बहुत दुखी हैं, मतलब किसी चीज से बहुत दुखी हैं, जो भी चीज हो सकती है। और अचानक से जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, मतलब आपकी प्रेमिका या प्रेमी, कहीं से अचानक से आपके सामने आ गया या आ गई। ओए होए होए होए, अब क्या होगा? आहा, हैप्पी। तो आपके मन की स्थिति जो है, दुखी थे, परेशान थे, कोई चीज को लेकर टेंशन में थे, अभी सारी टेंशन गायब, खत्म, टाटा बाय बाय। आपके मन की स्थिति क्या हो गई? बदल गई। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिए, दो एग्जांपल दे दिए नॉर्मल लाइफ के। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है वो तो 1-1.5 महीने में सीख जाता है कोई भी व्यक्ति, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो सिंपल है, 1-2 महीने लगेगा, सीख जाएगा। लेकिन ये जो साइकोलॉजी होती है, यदि इसको आपको इंप्रूव करना है तो महीनों या सालों लग जाते हैं। भाई शेर आपके सामने आज आए, कल आए, परसों आए, जब भी आए डर तो लगेगा। और जिसे आप प्रेम करते हैं वो जब जब आपके सामने आएगी तो आपको अच्छा तो लगेगा। अब इस साइकोलॉजी को आपको बदलना है तो कैसे बदलोगे? समय लगेगा, ऐसे एकदम से थोड़ी ना बदलती है, टाइम लगता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आप 4 हिस्सों में आगे बढ़ते हैं, 4 साइकोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों तक एक साइकोलॉजी रहेगी, पहली वाली,
तो वैसे वैसे फीलिंग आएगी आपको, वैसे वैसे इमोशन आएंगे आपके शरीर में, वैसे वैसे बदलाव आएंगे। फिर जब आप उसको पार कर लोगे, मजबूत हो जाओगे उसमें, तो आप दूसरे नंबर के पड़ाव में जाओगे। फिर जो जो बताऊंगा वैसे वैसे होगा आपके साथ। फिर जब वो पार कर लोगे तो तीसरे नंबर की साइकोलॉजी में जाओगे, फिर वैसे वैसे होगा आपके साथ। जब उसको पार कर लोगे तो फिर चौथे नंबर की साइकोलॉजी में जाओगे और आप फाइनली स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट या ट्रेडर बन जाओगे। अब ध्यान से सुनना, इस मार्केट में आप 4 हिस्सों में आगे बढ़ोगे। अब कौन से हिस्से में कौन कौन व्यक्ति कितने दिन रहता है ये मुझे नहीं पता, ये डिपेंड करेगा सबका अपना अपने पावर पे, ज्ञान पे, कितने दिन टिके रह सकता है। और चौथे तक कोई जाएगा भी कि नहीं जाएगा ये भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि सीखने तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना निकलते ही सबकी हवा निकल जाती है, हवा टाइट हो जाती है, और फिर स्टॉक मार्केट छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं और कोई और काम धंधा जो अपना है वो ढूंढने लगते हैं। आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसे ही होगा। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य बता रहा हूँ कि अभी आप लोग स्टॉक मार्केट को देखकर इन्फ्लुएंस होकर तो आ गए हैं, लेकिन जब आप नियमों को फॉलो नहीं करेंगे और आपको लॉस होगा तो आप भी थोड़े दिन बाद यहाँ से खसक लेंगे। क्यों खसक लेंगे? क्योंकि आप साइकोलॉजी को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। अब कैसे होती है साइकोलॉजी समझना, जब आप पहली वाली स्टेप में होंगे तो हो सकता है अभी कई सारे बच्चे इस स्टेप में हो, नए नए बच्चे हो, पहली स्टेप में आओगे, स्टॉक मार्केट के अंदर आओगे। हो सकता है कि आप में से कई सारे बच्चे पहली स्टेप में हो। यदि आपके साथ अभी ऐसा हो रहा है तो मुझे बताना। तो पहली स्टेप में 4 चीजें होती है। क्या होता है? पहली स्टेप में जब स्टॉक मार्केट में व्यक्ति आता है तो पहला तो उसके पास घमंड होता है। पहला क्या होता है उसके पास? घमंड। वो घमंडी होता है। अब आप मानो कि नहीं मानो वो मुझे नहीं पता, लेकिन होता है। घमंड आता है कि अरे मार्केट, तू देख तेरा भाई अभी सीख के पैसे कमाना बताएगा, देख तेरा भाई। तो किसी ने भी यदि अपनी लाइफ में एक भी दिन ऐसा किया है, इसका मतलब आपके अंदर घमंड है। अरे भाई तू देख तेरा भाई अभी सीखेगा, अभी सर का कोर्स कर रहा है, महेंद्र सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनका कोर्स कर रहा है तेरा भाई, अभी देख पैसे बनाना सीखेगा। यदि आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है मतलब आप घमंडी हो, आप में घमंड है स्टॉक मार्केट को लेके या सीखने को लेके। तो पहला तो व्यक्ति घमंडी होगा। दूसरा दूसरा वो पैसे साथ में लेके आएगा। तो शुरू शुरू में क्या होता है, व्यक्ति घमंडी होता है और उसके पास में पैसा भी होता है। ठीक है, पहला तो घमंडी होगा, दूसरा पैसा भी होगा उसके पास। नया नया आएगा ना ताजा ताजा कौलू लौंडा, क्या बोलेगा? अरे तेरा भाई देख पैसे हैं मेरे पास 10,000, सर से क्लास ले ही रहे हैं, बढ़िया कॉन्फिडेंस है ये अपने अंदर, अभी देख 10 का 20 करके बताता हूँ तेरे को, तू चिंता मत कर, तेरे को भी सिखाऊंगा मैं। ये हो गया, पैसा भी आ गया। तीसरा क्या होगा इसी के अंदर, पहली स्टेप में ही वो ग्रीडी भी होगा। क्या बोलेगा? उसके शब्द क्या रहेंगे? अरे भाई 10,000 है, देख 10,000 कमा के बताऊंगा। 10,000 से 10,000 एक महीने में, मतलब 100% रिटर्न की उम्मीद कर रहा है। मतलब क्या है, वो लालची भी है। क्योंकि भैया 100% रिटर्न एक महीने में कौन उम्मीद करता है? लालची व्यक्ति, जिसके अंदर लालच भरा पड़ा होता है, जिसको ज्ञान की कमी होती है, जिसको यही नहीं पता कि एक महीने में कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो वो क्या है? लालची भी है। ठीक है भैया। और फियरलेस होके आएगा वो, ये तीसरा है, इसी के अंदर ये चौथा भी है। फियरलेस होके आएगा। अरे डरता नहीं है तेरा भाई, क्या है जिम जा रहा है, बॉडी बॉडी बनाई है, अभी महेंद्र सर से क्लास भी ले रहे हैं, तो क्या है तेरा भाई डरता नहीं है मार्केट। अरे मार्केट को तो अपन देख, ये क्या है, जितने लोगों को लॉस हो रहा है ना वो गधे हैं, उनको कुछ नहीं पता, तेरा भाई करके बताएगा। तो आप में से कई सारे लोग अभी इस पहले वाले स्टेप में होंगे। ठीक है, जिनमें घमंड होगा, जो पैसे भी लेके आए होंगे, जो लालची भी होंगे, और जिनमें अभी डर भी नहीं होगा। अभी कोई डर नहीं होगा क्योंकि अभी मार्केट में आए ही हैं। ठीक है, तो आप में से जितने लोग इसके अंदर हैं आपको पता है बहुत अच्छे से कि आप पहले प्रोसेस में हो भी। जब इस प्रोसेस में आप रहोगे तो आपको मार्केट भगवान कुछ करतब दिखाएंगे, तो आप फिर दूसरे प्रोसेस में आओगे। ये कुछ दिन चलेगा आपके साथ, आप में घमंड होगा, आपके पास पैसा होगा, है ना, आप लालची होंगे, फियरलेस होंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, लॉस होना शुरू होगा। आपको पहले 2,000, फिर 3,000, फिर सीधा 5,000, फिर सीधा 10,000, है ना। और फिर आप दूसरे से भी लाओगे, जिससे बोल रहे थे ना अरे तेरा भाई 10,000 कमा के बताएगा, उसी से बोल रहे ला यार भाई 10,000 दे यार, 10,000 दे। अरे वो तो लगा है भाई, वो तो वो जीरो हो गया, उसको पता है कि वो जीरो हो गया, लेकिन उसको क्या बोल रहा है, अरे भाई देख वो लगा हुआ है, अभी तेरा पैसा दे, अभी देख तेरे पैसे को भी मैं दुगना करूंगा। अरे मेरा, वो पूछेगा भाई तेरा वाला, अरे मेरा वाला तो लगा है ना, सेफ है वो, जबकि उसको पता है कि वो अंडा हो गया, जीरो हो गया, मुर्गी ने अंडा दे दिया है, उसको पता है। लेकिन वो क्या बोलेगा, अरे भाई मेरा पैसा लगा है, तू चिंता मत कर, तेरा ला तेरा ला तेरा ला, उसका भी ले लेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, पहले स्टेप में मार्केट हर व्यक्ति को शुरू में पैसे देता ही है, शुरू में पैसे देता है। मार्केट अपने झांसे में फंसाता है, मार्केट बोलता है आ आ आ, और तुम लोगों को लगता है अरे देख तेरे भाई ने पहले ही पैसे कमा लिए। अब मार्केट ने दिए झापड़, और झापड़ मार के जितने पैसे थे इसके पास सारे के सारे छुड़ा लिए। 10,000 थे, ये 10,000 से 20,000 कमाने आया था, जितने पैसे थे सब छुड़ा लिए और अपने पास रख लिए, 10,000 पूरे के पूरे। ये घबरा गया, ये पहले प्रोसेस में घबरा गया। अब फियरलेस था, डर में आ गया, ग्रीडी था, उन्होंने कहा अब क्या करूं, घमंड था, सारा चूर चूर हो गया। अब ये जैसे ही हुआ, और यदि इसने सोचा कि नहीं यार मार्केट तो खतरनाक चीज है भैया, ऐसे नहीं करना, तो क्या करना, अब सीखना है, तो अब ये आएगा दूसरे प्रोसेस। जब इसका घमंड टूटेगा तब ये आएगा दूसरे प्रोसेस में। अब दूसरे प्रोसेस में कई बच्चे अभी होंगे, कैसे होंगे, अब वो बन जाएंगे विनम्र।
विनम्र मतलब नहीं नहीं भैया, यही जो अभी 10 दिन 15 दिन 1 महीने पहले घमंड कर रहा था ना, ये बन जाएगा विनम्र। नहीं भैया, अब वो अपने दोस्त को बोलेगा, अरे भाई तेरा भी गया मेरा भी गया, अभी तो कुछ मत बोल, अभी तो मार्केट बहुत खतरनाक चीज है, ऐसा बोलेगा फिर। तो जितने आजकल ये लोग बच्चे समझ गए कि नहीं भैया मार्केट बहुत खतरनाक चीज है, वो विनम्र हो गए। मतलब उनको इतना तो पता है कि घमंड नहीं करना, मार्केट खतरनाक चीज है। फिर दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, वो इसी में ज्ञान लेकर आएंगे। सेकंड नंबर पे वो क्या करेंगे, सीखेंगे, कोर्स ढूंढेंगे कि कौन अच्छा टीचर है, बता यार सीखूंगा यार भाई, बिना सीखे तो नहीं करना, कर लिया भाई पैसे बहुत लग गए अपने, बहुत लॉस हो गया, अब करूंगा तो सीख के करूंगा। अच्छा, पहले प्रोसेस के बाद ही कई सारे लोग तो गायब हो जाते हैं। वो घमंड के बाद मार्केट से भाग ही जाते हैं कि भैया अब नहीं लगाऊंगा, मेरे पैसे चले गए, दिमाग खराब हो गया, अब नहीं लगाऊंगा पैसे मार्केट में, तो वो भाग जाते हैं। अब उसमें से कुछ बचते हैं, तो जो बचे वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल विनम्र हो जाएंगे, हाथ पांव जोड़ लेंगे भगवान के सामने, अब नहीं नाटक करूंगा, बहुत कर लिया, और ज्ञान लेकर आएंगे मार्केट के सामने कि भैया मैं सीख के आऊंगा, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, सब सीख के आऊंगा मैं। फिर पहले फियरलेस था, आप क्या करेंगे, फियरफुल होके आएंगे, डरेंगे, जरा सा भी ट्रेड लेंगे तो बहुत डरेंगे, और लूं कि नहीं लूं, बटन क्लिक करने में बहुत ऊपर नीचे होगा, डर लगेगा कि कहीं चला ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, बहुत सारी चीजें होंगी। और अब पहले मार्केट में बैठे रहते थे, लॉस होता था तो भी बैठे रहते थे, अरे तेरा भाई बोल रहा है ना, देख मार्केट पीछे आएगा, वापस से आएगा, वापस से आएगा, कर रहा है, आया ही नहीं, कहां गया पैसा, जीरो हो गया, ऐसा करेंगे। तो ये पहले में था। दूसरे में क्या करेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे, जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट हुआ भाग जाएंगे, ऐसा करेंगे, जैसे थोड़ा लॉस हुआ भाग जाएंगे। ये है दूसरा प्रोसेस। जिसने इसको पार कर लिया, तो कई लोग इसको पार ही नहीं कर पाते और यहीं से भाग जाते हैं, कई लोग इसको पार कर जाते हैं और सीख के आगे बढ़ते हैं और आते हैं तीसरी नंबर की प्रोसेस में। अब इसमें हो सकता है 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए। अब आते हैं लोग तीसरे नंबर की प्रोसेस में। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ मार्केट आपकी परीक्षा लेता है, ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ भैया मार्केट आपकी परीक्षा लेगा। कैसे परीक्षा लेगा, देगा चार्ट। अब आपको सपोर्ट भी पता है, अब आपको रेजिस्टेंस भी पता है, ब्रेकआउट भी पता है, ब्रेकडाउन भी पता है, आप सही जगह ट्रेड भी ले पा रहे हो, आप सही जगह निकल भी रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा, ना लॉस हो रहा ना प्रॉफिट बन रहा। मार्केट आपको चाटे मार रहा है, ना आपको प्रॉफिट लेने दे रहा है, ना आपका लॉस करवा रहा है, मतलब आप कॉस्ट टू कॉस्ट हो। तो कई सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो यहाँ तक भी आगे होंगे कि भैया कॉस्ट टू कॉस्ट है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे मार्केट समझ में आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझ में आते हैं, मैं जल्दी भाग जाता हूँ और ऊपर भी जल्दी भाग जाता हूँ। तो कई लोग होंगे जो तीसरे स्टेप में होंगे। इस तीसरे स्टेप के बाद जब आप लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, तो आएगा चौथा स्टेप, और उसमें क्या होगा, फिर आप एक ट्रेडर बन जाओगे। न आपके अंदर फियर होगा, न आपके अंदर ग्रीड होगा, न आप जल्दी भागोगे, न आप लेट तक बैठोगे। आपको हर एक मार्केट की कंडीशन समझ में आएगी कि कहां पर क्या करना है। जैसे मैंने अभी अपना एग्जांपल दिया कि चांदी नीचे आया तो मैं भागा क्या, चांदी नीचे आया तो मैं भागा क्या, नहीं, पेशेंसफुली बैठा हूं। क्यों, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने आप पर और अपने मार्केट भगवान पर कि चांदी आज नीचे आया है तो और खरीद लो, कोई ना, चांदी ऊपर जाएगा, वो गया। रिलायंस नीचे आया तो मैं क्या भागा, नहीं, और नीचे आता तो मैं और खरीदता उसको। लेकिन इस बात को समझने में मुझे समय लगा। क्या ये 1 महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया, नहीं, समय लगता है आपको, 6 महीने, साल भर, 2 साल लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको देख देख के ही समझ में आती है। कि जब मैंने पहली बार रिलायंस खरीदा होगा तो मैंने जल्दी प्रॉफिट लिया और निकल गया। जब मैंने पहली बार बैंक ऑफ बड़ौदा लिया था, टीवीएस लिया था, तो लिया कहाँ था, गजब की जगह पे। देखो मैं अपना टीवीएस का पोजीशन बताता हूँ, 1039, मेरे को आज भी याद है रेट, 1049 के रेट पे मैंने टीवीएस मोटर्स लिया था। क्या गजब के भाव पे लिया था, देखो बताता हूँ। तो मैंने टीवीएस मोटर्स को लिया था, यहाँ देखो, टीवीएस मोटर्स को मैंने, टीवीएस, हाँ, टीवीएस मोटर्स को भाई साहब मैंने यहाँ पे लिया था 1039, 1049 सॉरी, 1049 और एक ये 50, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टीवीएस मोटर्स को खरीद लिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस लाइन पे, ये यहाँ पर मैंने टीवीएस मोटर्स को खरीद लिया है ना, यहाँ पे मैंने टीवीएस मोटर्स को खरीद लिया था 1049 के भाव में, यहाँ पे। अब क्या हुआ, नया नया था, मैं स्टॉक मार्केट सीख रहा था, यहाँ पे खरीदा मैंने, यहाँ पे खरीदा और 2-4 दिन में बढ़िया ऊपर गया। देखो ये यहाँ पे खरीदा और 2-4 दिन में ये गया ऊपर। और भाई साहब, ये जैसे ही गया ऊपर, अपने को हो गया 10-11% का प्रॉफिट। मजा आ गया, देख रहे हैं अपन, प्रॉफिट देख रहे हैं, अरे वाह 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 वाह, बढ़िया। और फिर अगले 2-3 दिन में आ गया नीचे 6%। अपने को डर लगा, अपन ने कहा अरे यार भैया अभी तो बढ़िया प्रॉफिट हो रहा था, नुकसान तो नहीं हो रहा क्योंकि खरीदी नीचे की थी। लेकिन अपन ने क्या किया, फिर नीचे आया तो यहाँ बेच दिया। कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच दिया, 4% प्रॉफिट में, जबकि मेरे पास 250 शेयर रखे थे। कितने शेयर रखे थे, 250 शेयर रखे थे मेरे पास, मतलब एक बड़ी क्वांटिटी थी मेरे पास। और 250 शेयर को मैंने कितने में बेच दिया, मात्र 3-4% के प्रॉफिट में बेच दिया। क्यों, क्योंकि डर लगा कि अरे यार ये और नीचे नहीं आ जाए, और नीचे आ जाए तो जो प्रॉफिट हमने देखा है 10-12% का, वो मिलेगा नहीं अपने को। तो हमने उसको बेच दिया। कहां बेच दिया, यहाँ पे बेच दिया। और जैसे ही बेचा, आज
देखिए ध्यान से, यदि मैंने वो 250 शेयर को लेके रखा होता, ध्यान से देखिए, उसके बाद ये यहां तक गया, मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट दिया? यदि मैंने उसको नहीं बेचा होता तो मुझे 178% का प्रॉफिट होता। मतलब 1 लाख लगाए होते तो 2,78,000 रुपए मिलते। मतलब मैंने तो खैर अच्छी क्वांटिटी ले रखी थी, तो मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता। तो इसका मतलब क्या है कि क्या इसमें कोई गिल्ट की बात है? नहीं, कोई गिल्ट की बात नहीं है भैया। मार्केट के सीखने के फेज होते हैं। तब मैं भी यहां पर था, हो सकता है मार्केट मुझे यहां पर तीसरे वाले फॉर्म में था, मैं भी सीख ही रहा था मार्केट को। मैंने लिया जरूर, लेकिन मैंने जल्दी प्रॉफिट लेके भाग गया, क्योंकि मुझे डर था कि अरे यार ऐसा ना हो नीचे हो और मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा था वो भी ना हो और लॉस हो जाए। अब मैं ऐसी हरकत करता हूँ क्या? नहीं, अब मैं ऐसी हरकत नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भैया फियरफुल नहीं हूं मैं, डरा हुआ नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे ग्रीड भी नहीं है कि यार 5-10 हजार मिल जाएगा। मुझे अभी 25,000 रुपए मिल रहे थे मेरे ईटीएफ की पोजीशन में। अभी कुछ दिनों पहले से मैंने जो ईटीएफ की पोजीशन बनाई रखी है, उसमें मुझे 25,000 का प्रॉफिट हो रहा था। मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैंने बोला नहीं कर रहा हूं मैं बुक। फिर जो मार्केट नीचे आया है तो मुझे 40,000 का लॉस दिखा रहा था। कितने हजार का? 25,000 का प्रॉफिट देख चुका था मैंने उसको बुक नहीं किया। फिर जब मार्केट नीचे आया तो मुझे 40,000 का लॉस दिखा रहा था। मैंने फिर भी नहीं कुछ किया। क्यों? मुझे पता है जब 40,000 का लॉस दिखा रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया? और खरीद लिया। मैंने अपनी पोजीशन और बढ़ा दी। मैंने क्या किया? और खरीदना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? भैया मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी स्टडी पर, अपनी पढ़ाई पर पूरा कॉन्फिडेंस है। ये आज नहीं तो कल छू मंतर लगा कंतर ऊपर होगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा 50,000 भी मिलेगा मुझे, 70,000 भी मिलेगा मुझे, 1 लाख भी प्रॉफिट मिलेगा। और यदि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया तो 1.5, 2, 3, 4 लाख भी मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो ये खेल किस चीज का है? जब आप ट्रेडर बन जाओगे तो आप फियरफुल नहीं रहोगे, ग्रीडी नहीं रहोगे, लालची नहीं बनोगे, और लेट तक बैठोगे। द सीक्रेट इज क्या? सीक्रेट क्या है? देखो, मैं चांदी में कब से बैठा हुआ हूं, गोल्ड लेके बैठा हूं, मैं बहुत लंबे समय से बैठा हूं मैं। सीक्रेट क्या है बड़ा प्रॉफिट कमाने का? लेट तक बैठोगे, अच्छी पोजीशन बनाकर, गलत पोजीशन नहीं, गड़बड़ पोजीशन नहीं, अच्छी पोजीशन बनाकर लेट तक बैठोगे। जैसे मान लो कि मेरा टीवीएस के अंदर मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया था। अब इसमें बहुत प्रॉफिट कमाने का क्या? मेरे पास पैसे भी थे, मैंने शेयर लेके भी रखे थे। एक ही तो काम करना था मुझे, क्या? डरना नहीं था और पेशेंसफुल होकर मुझे सिर्फ बैठे रहना था। कुछ बात समझ में आई? पेशेंसफुल होकर मुझे अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करके मुझे बैठे रहना था और कुछ भी नहीं करना था, बस लंबे समय तक बैठे रहना था। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है? अब ध्यान से देखना। ट्रेडिंग जो है ना, वो साइकोलॉजी का खेल है, मतलब भावनाओं का खेल है, इमोशंस का खेल है। इमोशन समझते हैं आप लोग? भावनाएं। और इसमें ट्रेड आपके भावनाओं की परीक्षा है। जो ट्रेड मैंने लिया तो उसमें जो फीलिंग्स आएगी वो मेरा एग्जाम है। अब उस एग्जाम को मैं पास कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं, यही एग्जाम है। कि मुझे फियर आया तो मैंने उसको कमांड कर पाया कि नहीं, उस फियर को टेक ओवर कर पाया कि नहीं, कि वो फियर मेरे ऊपर हावी हो गया। यदि उस समय मुझे टीवीएस में फियर नहीं होता तो मैं नहीं निकलता, और नहीं निकलता तो एक बड़ा प्रॉफिट मिलता मुझे। तो अब आपको समझना है कि आपके अंदर कैसे कैसे इमोशन आएंगे जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे। देखो, ट्रेड यदि आपके फेवर में जाएगा तो आपको ग्रीड आएगा। ये ग्रीड एक इमोशन है, समझना। यदि ट्रेड आपके फेवर में चला गया, मतलब फेवर में मतलब कि आप जिधर चाह रहे थे कि ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने लगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो क्या आएगा? ग्रीड आएगा। अरे अरे आगे 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 आगे, तो अब ग्रीड आएगा तो आप क्या करोगे? अपने भावनाओं के चक्कर में फंस जाओगे। तो आपको लालच नहीं आना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि ठीक है ये तो होना ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि यहां जाएगा तो मैं निकल दूंगा, बस। तो ग्रीड नहीं आना चाहिए। दूसरा, यदि ट्रेड आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपको बहुत फियर होगा। फिर यदि आप स्टॉप लॉस लगाना नहीं सीखोगे, आपको नहीं पता कि ये और जाएगा नीचे, तो आपको डरना है कि और खरीदना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि चांदी नीचे आई तो मुझे डर लगा। क्या? नहीं भाई, ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, चांदी नीचे जा रही है, मैंने तो ऊपर जाने के लिए खरीदी है, अब वो नीचे आ रही चांदी, तो मुझे तो डरना चाहिए। नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज है। किस बात की नॉलेज है? कि यदि ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो भी मैं उसे विन कर लूंगा। कैसे विन कर लूंगा? मैं अपनी पोजीशन को और बढ़ा दूंगा, उसको एवरेज कर दूंगा, तो मुझे फियर नहीं होगा। ये नॉलेज से आएगा। फिर जब आप विन करेंगे तो आपको प्राइड और ईगो आएगा कई बार। कैसे? हो रहा तेरे भाई ने 20,000 रुपए कमाया स्टॉक मार्केट से, तो ये प्राइड और ईगो आता है। ये भी नहीं आना चाहिए। अरे भाई, पैसे कमाए तो क्या दिक्कत होगी? कई लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, उनका तो वो तो नहीं बताते रोज रोज कि हमने इतने लाखों करोड़ों अरबों कमा लिए। तो आप कितना भी कमाए, अपने पास रखे, पेशेंसफुल होकर रहे, प्राइड नहीं आने दे, बहुत ईगो नहीं आने दे। कमाए नहीं 200 रुपट्टी, कई सारे इसमें क्लास में बच्चे होंगे जिन्होंने 2-2, 4-4 सौ रुपए कमाए होंगे और अपने दोस्त में डिंडोरा पीटा पीटा होगा कि अरे देख तेरे भाई ने आज 250 कमाए, और स्टॉक मार्केट से 250 रुपए कमाए तेरे भाई ने, अरे आज 300 कमाए तेरे भाई ने, देख 500 कमाए तेरे भाई ने। तो ऐसे कई होंगे इसमें क्लास में जो डिंडोरा पीटते होंगे 200-400 कमा के, है ना। और कई ऐसे भी होंगे कि 200-400 में तो डिंडोरा पीट दिया कि तेरे भाई ने कमाया है, लेकिन 2,000, 5,000, 10,000 गवा दिया, वो किसी को नहीं बताया, है ना। कि 2-4 हजार गवा दिया, वो नहीं बताएंगे कि तेरे भाई ने गवा दिया है, वो नहीं बताएंगे। क्यों? है यार, बदनामी हो जाएगी, तो वो नहीं बताएंगे। लेकिन 200, 400, 500 कमा लिया ना, तो वो ढिंडोरा पीट देंगे
सुनो सुनो सुनो, तेरे भाई ने 500 कमाए हैं आज। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, प्राइड और ईगो भी नहीं आना चाहिए। और जब आप लॉस करेंगे तो आपको सैड या गिल्ट फील होगा। ये सारे इमोशन आपको आएंगे। तो आपको समझना क्या है, आपको सही स्ट्रेटेजी का उपयोग करना है ताकि आप इन इमोशंस के आने से बच जाओ और आपको लॉस ना हो। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? ठीक है, चलो और आगे समझो। इमोशंस को आपको इतना काबू में करना है कि जब प्रॉफिट हो तो लंबे समय बैठो और लॉस हो तो जल्दी निकल जाओ। प्रॉफिट हो तो आपको कम समय नहीं बैठना है, लंबे समय बैठना है, और लॉस में आपको जल्दी निकलना है। आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं बनना है। ठीक है, 1% लोग ऐसे होते हैं जो फोर्थ स्टेज तक पहुंच पाते हैं, बाकी सब पहले ही निकल जाते हैं। 1% लोग होते हैं जो फोर्थ स्टेज तक पहुंच पाते हैं। जैसे 1 साल हो गया, मुझे भी 1-1.5 साल हो गया क्लास लेते लेते। अब इसमें मैंने कितने ही बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन क्या सभी बच्चे हमारे गुरुकुल के जो फ्री वाली क्लास होती है, रेगुलर क्लासेस, उसमें आते होंगे? क्या बहुत कम बच्चे आते होंगे, 1% बच्चे आते होंगे। 1% बच्चे आते होंगे। क्यों? क्योंकि भैया सबके बस की बात नहीं है चौथे स्टेज तक पहुंचना। लंबा समय लगेगा, 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगेगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जो लोग सारे वैसे हैं, वेरी गुड, अच्छा है, कर रहे हो तुम लोग, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको क्या ध्यान देना है, क्या आप एक ऐसी रेस में हिस्सा लेना चाहोगे जहां हारना तय हो? इंसान का जो दिमाग है वो हारने की मानसिकता के लिए नहीं बना है। हमेशा हमको जीत चाहिए होती है और हमको सही होना होता है। जबकि स्टॉक मार्केट खेल क्या है? जबकि स्टॉक मार्केट खेल ही हार और जीत है। स्टॉक मार्केट में हर दिन आपको अपने हाथों से हार लेनी पड़ सकती है, जिसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा और दिमाग को तैयार रखना होगा। देखो, बाकी दुनिया में जितने भी आपके माता पिता गेम खिलवाते होंगे, पढ़ाई करवाते होंगे, वहां क्या बोलते होंगे कि बेटा जीत कर आना। यही सुना है आपने आज तक? यही सुना है कि बेटा जीत कर आना, बेटा अच्छे नंबर लाना, बेटा आगे निकलना, यही सुना होगा आपने। लेकिन स्टॉक मार्केट एकमात्र ऐसा खेल है जहां पर आपके गुरु क्या सिखा रहे हैं या आपके भाई क्या सिखा रहे हैं आपको कि बेटा टाइम ऐसा उल्टा दिखे तो हार भी जाना, हार मान लेना, बैठे मत रहना। यही यही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपको सिखाया जाता है कि बेटा टाइम से स्टॉप लॉस ले लेना। कि यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपकी लिमिट से ज्यादा लॉस हो रहा हो तो वहां पर ऐसे ले लेना, स्टॉप लॉस ले लेना, अपने हाथ से हार जाना। नहीं हारोगे तो मार्केट आपकी पूरी कैपिटल लेके चले जाएगा, पूरा पैसा जीरो कर देगा। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है। आई बात समझ में? तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपको अपने हाथों से हार लेना भी आना चाहिए स्टॉक मार्केट में। ठीक है, और गेम सिंपल है। गेम में यदि आप 50% बार भी जीते और रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अच्छा रख लिया तो आप जीतेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि देते टाइम कम देना है। जैसे गए तो 500 जाने दो, 500 जाने दो, लेते टाइम 1000 लो। जाते टाइम 500 जाने दो, लेते टाइम 1000 लो, 1000 लो, जाते टाइम 500 जाने दो, 1000 लो, जाने दो 500, 1000 लो। तो 1000 5 बार लिया तो 5000 हो गए, और 500 गए 5 बार तो 2500 गए। तो देखो 5 बार 1000 आए, 5 बार 500 गए, 5000 आए, 2500 गए, तो भी 2500 बच गए ना अपने पास। बस गेम यही है कि जब जाए तो कम जाने दो, आए तो ज्यादा लो, दुगना लो तिगना लो, सिंपल है। ठीक है, 4 चीजें हमेशा याद रखना है। मेथड कि कौन सी मेथड से ट्रेड लोगे, मनी मैनेजमेंट कि कितना पैसा लगाओगे और उस पर कितनी रिस्क लोगे, माइंड मैनेजमेंट कि भैया मैं अपने दिमाग को संतुलित रखूंगा, ईगो में नहीं आऊंगा, प्राइड में नहीं आऊंगा, लालच में नहीं आऊंगा, फियरफुल नहीं रहूंगा, सही स्ट्रेटेजी का उपयोग करूंगा, और रिस्क और रिवॉर्ड सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक बढ़िया सा मैंने आपके लिए कोड बनाया है जो मैं पढ़ता हूं, आपको समझाता हूं, मजा आ जाएगा। और लाइफ चेंजिंग कोड है, यदि आप चाहें तो एक कागज पेपर पे लिख के अपने घर पे भी चिपका सकते हैं। क्या कोड है वो ध्यान से सुनना। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, ये आपके पूरे जीवन के लिए है। ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में गलती देख नहीं सकता, समझना, जो व्यक्ति अपनी गलती को देख नहीं सकता, देखो, जो व्यक्ति अपनी गलती को देख नहीं सकता, देखकर उसे स्वीकार नहीं कर सकता, स्वीकार करके उसे सुधार नहीं सकता, और सुधार कर नई गलती के लिए तैयार नहीं हो सकता, वो कभी भी एक ट्रेडर या स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं बन सकता, और ना ही वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। अब मैं आपको इसको एक एक लाइन करके फिर से समझाता हूं, समझना। आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे पहले तो आप अपनी गलतियां ही नहीं देख सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आपको अपने अंदर कोई गलती लगती ही नहीं है। आपको लगता है मैं परफेक्ट हूं, मैं सब सही हूं, मैंने सब सही किया। आप अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, माता से, पिता से, पति से, पत्नी से पूरे टाइम बहस करते रहते हैं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। सबसे पहले आप देखो कि आपकी गलती क्या है। मेरे जीवन का सिंपल सा नियम रहा है। जब मैं 9th फेल हुआ था तब भी, जब मुझे 7th पे सप्लीमेंट्री आई थी तब भी, जब मेरा 12th में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया लेकिन उसके बाद भी मैंने सिलेक्शन नहीं लिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी, कॉलेज भी छोड़ दिया, मैं कभी कॉलेज नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ 12th पास हुआ।
तो हर बार जीवन में मैंने अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछा और आज भी वही पूछता हूं कि महेंद्र कोई गलती है क्या तेरे अंदर? देख, सिंपल सी चीज, ओनली द पर्सन हु कैन सी हिज मिस्टेक ही कैन ओनली इंप्रूव। जो व्यक्ति अपनी गलतियां देख सकता है सिर्फ उसी में सुधार की गुंजाइश होगी। सबसे पहले सीखो आपकी गलती क्या है। मैं लेट उठता हूं, मैं ओवर ईटिंग करता हूं, मैं जिम नहीं जाता हूं, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करता हूं, है ना, मेरे को जो चीज करना चाहिए वो नहीं करता हूं, गलत काम करता हूं। पहले गलतियां ढूंढो, अपनी गलतियां ढूंढो। तो ये पहला स्टेप है। मैंने भी अपने जीवन में यही नियम रखा है कि पहले अपनी गलतियां ढूंढो। तेरे अंदर ये गलत है, ढूंढ ढूंढ क्या गलत है तेरे अंदर। ठीक है, ढूंढ लिया। ढूंढने से काम नहीं चलेगा, दूसरा स्टेप भी अपनाना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ढूंढ तो ली गलती, ढूंढ तो ली कि यार तू बहुत आलसी है, मतलब मैं अपने आप को बोलता हूं कि यार तू बहुत आलसी है मैं बहुत आलसी हूं, ये गलती हो गई। अब ढूंढ तो ली, पर उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। अब कई सारे लोग क्या होते हैं, गलती तो ढूंढ ली, उनको बता दी तेरी गलती ये है तो क्या, वो लोग ऐसे करते हैं, है तो क्या। अरे है तो क्या भैया, उसको स्वीकार कर लो। अरे मैं नहीं कर रहा। कई लोग ऐसे होते हैं कि गलती है, उन्हें पता है, लेकिन वो स्वीकार ही नहीं करते। है तो क्या, क्या कर लेगा तू, है मेरे अंदर गलती, क्या कर लेगा तू। अरे भाई उसको स्वीकार कर, है मेरे अंदर, ठीक है, एक्सेप्ट करो उसको। तो सबसे पहले गलती को देखो, आपके अंदर क्या गलती है। दूसरा, उसको स्वीकार करो। कई लोग स्वीकार ही नहीं करते, स्वीकार करो। अब सिर्फ क्या स्वीकार करने से काम चल जाएगा? हाँ यार मेरे अंदर ये गलती है, फिर से वही गलती कर दी। अरे यार तू बहुत सिगरेट पीता है, हाँ यार मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, और अगले दिन फिर पी रहे हैं सिगरेट। अरे यार तू बहुत शराब पीता है, हाँ यार बहुत शराब पीता हूँ। गलती है, मान ली, हाँ हाँ मैं मानता हूँ, और अगले दिन फिर बोतल खोल के बैठ गए। अरे यार तू बहुत आलसी है, हाँ यार मैं बहुत आलसी हूँ, और फिर से पड़े हैं, सुबह उठ रहे हैं 10 बजे। तो इसका मतलब क्या हुआ? गलती देख ली, उसको स्वीकार भी कर लिया, लेकिन तीसरा स्टेप ही नहीं अपनाया, उसको सुधारा ही नहीं। तो काम चलेगा क्या? क्या काम चलेगा, क्या काम बनेगा? गलती देखना अलग है, उसको स्वीकार करना अलग है, और उसको सुधारना भी तो पड़ेगा। सुधारो, कैसे सुधारोगे? मान लो कोई व्यक्ति 8 बजे उठता है, नहीं यार मैं 7 बजे उठूंगा, कल से 7 बजे उठता है, मैं 6 बजे उठ के दिखाऊंगा यार। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं, मैं पढ़ के दिखाऊंगा यार। मैं जिम नहीं जाता हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, करके दिखाऊंगा यार। सुधारो भाई उसको, कंसिस्टेंट रहो अपनी गलतियों में, उसको सुधारने में कंसिस्टेंट रहो। आज नहीं कल सुधारो, कल नहीं परसों सुधारो, उसको कुछ भी करके सुधारो। 3 स्टेप हो गई। लेकिन 3 स्टेप के बाद भी जितने भी अति सफल लोग हैं उन्होंने एक ही काम किया। क्या? पुरानी गलतियों से सीखते गए और नई गलती करने के लिए तैयार रहते गए। कई लोगों को यह लगता है कि गलती होना ही नहीं चाहिए, तभी हम काम करेंगे। क्या दुनिया में कोई ऐसा माइकल लाल पैदा हुआ है जो बिना गलती के ही सारी सफलताएं प्राप्त कर चुका होगा? नो, नेवर, कभी नहीं। सफलता का एक ही फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? गलती करो और उसको सुधार के नई गलती करने के लिए रेडी रहो और आगे बढ़ो। गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नई गलती मत करो। सॉरी, पुरानी गलती को दोहराओ मत। नई गलती आप कितनी भी कर सकते हो, नई नई गलतियां करो ना, कोई दिक्कत नहीं है यार। आपने सुना होगा ये एग्जांपल कई बार कि जब बल्ब का आविष्कार हो रहा था तो थॉमस अल्वा एडिशन ने क्या किया? 10,000 बार उसके एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा कहा जाता है। अलग अलग बल्ब बनाने के एक्सपेरिमेंट किए। तो कोई व्यक्ति आया, उन्होंने कहा यार कितना मूर्ख व्यक्ति है तू, तो 10,000 बार फेल हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मुझे 10,000 वो तरीके पता चले हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। मतलब इन 10,000 से तो बल्ब नहीं बन सकता, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो मैं नया तरीका अपना के देखता हूँ। थिंक पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव व्यक्ति थे वो कि 10,000 नए तरीकों को मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, उनसे तो बल्ब नहीं बना, कोई बात नहीं, मैं नया तरीका अपना के देखता हूँ। और उसके बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया। इसका मतलब क्या? कि उन्होंने गलती करने से कभी भी उनको खौफ नहीं आया, कभी भी डर नहीं आया, वो फियरफुल नहीं रहे कि यार मैं गलती करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा। उनका सिंपल मानना था, गलती करूंगा तो मुझे नए तरीके पता चलेंगे जिससे बल्ब नहीं बन सकते, तो मैं उनको लिखता जाऊंगा कि भैया इस तरीके से तो नहीं बनेगा, इस तरीके से तो नहीं बनेगा, इस तरीके से तो नहीं बनेगा, तो कभी ना कभी तो बनेगा ना, इट्स ओके, चलता हूं, करता हूं काम। उन्होंने यही किया। तो आपको यदि वाकई में सफल होना है तो मेरे द्वारा दिया गया ये सूत्र याद रखिए। गलती को देखें, उसे स्वीकार करें, उसमें सुधार करें और नई गलती करने के लिए तैयार रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी सी झलकी है साइकोलॉजी की, मन के विज्ञान की, मन के अध्ययन की। यदि आपको बात समझ में आई हो तो भी अच्छा, और नहीं आई हो तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जो मैंने आज बात बताई है ये सब होगा आपके साथ, और जब होगा तो याद तो आएगी कि हाँ सर ने तो क्लास में बताया था ऐसा होता है, अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या करें, सर की क्लास फिर से उठा के पढ़ लें एक बार, देख लें सर ने क्या क्या सिखाया था। ठीक है? डीपी सिंह, स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी गलतियां होती है कुछ समझा दीजिए। अरे भैया इतनी पूरी क्लास ले ली 1 घंटे की, यही तो सब गलतियां होती है, यही तो सब बताया, और क्या बताऊं ना यार। डीपी सिंह,
ये अभी तो बताया 1 घंटे की क्लास हो गई भाई गलतियों पे, और क्या बताऊं? सर आपसे मिल सकते हैं क्या? हाँ भाई मिल सकते हैं। ये क्या सामने बैठा हूं तुम्हारे, ये मिल ही तो रहे हो तुम, और क्या मिलोगे? अनुज तुम्हारा नाम ले रहा हूं मैं, तुमसे मिल लिया और क्या? हम्म? सेमिनार होगा तब मिलेंगे ना, यस मिलेंगे भाई मिलेंगे, सब मिलेंगे, डोंट वरी। निफ्टी 50 का एनालिसिस कर दो, ओके निफ्टी 50 का एनालिसिस कर देते हैं, ये लो भैया एनालिसिस ले लो निफ्टी 50 का, ये लो देखो। अब निफ्टी 50 ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाने जा रहा है। ये जब तक ऐसे नहीं होगा अप ट्रेंड नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा। जब तक ये ऐसे नहीं होगा तब तक अप ट्रेंड नहीं आएगा। ये लोअर लो लोअर हाई ही चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर हाई की लाइन है, समझना है आपको, ठीक है? ये आपको समझना है कि ये लोअर हाई, ये लोअर हाई के लिए जा रहा है। जब तक ये नीचे आके ऐसे नहीं होगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ठीक है? सर जूम पर मीटिंग रख लो, क्यों रख लो भाई? जूम पर क्यों रख लो? तुम्हारे चेहरे मुझे क्यों देखना है? मुझे नहीं देखना तुम्हारे चेहरे, मुझे नहीं देखना तुम्हारे चेहरे, जूम पर क्यों रखूंगा मीटिंग? मुझे देखना ही नहीं, आज तो मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, आज तो बुरे नहीं हो तुम लोग, फिर क्या अच्छे हो तुम लोग? क्या बहुत भले 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 लोग हो क्या तुम लोग? हाँ तुम लोग क्या बहुत भले लोग हो, भले इंसान हो तुम लोग? चलो अच्छा है भैया, भले इंसान रहो, बढ़िया रहो, और जब भी सेमिनार होगा कुछ दिनों में या कुछ समय में, तब आपको सबको सूचित किया जाएगा। डोंट वरी, टेंशन नको, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम नई क्लास के साथ। खुश रहो, बढ़िया रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो और मार्केट को सीखते रहो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।